हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो हमारे साथ सभी जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी एक बार सभी जगह शेयर कर देंगे जहां भी आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये हमारी जो क्लास होती है ये यूपी स्पेशल, यूपी जी के आप इसमें पढ़ते हैं, यूपी स्पेशल पढ़ते हैं। और ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब पता है आपको। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, साथ के साथ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और आपका यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट। चलेगा तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ चलिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इन सारे एग्जाम के लिए आपका यूपी स्पेशल बहुत ज़रूरी होता है। और विगत एग्जाम में अर्थात पिछला जो एग्जाम हुआ यूपी जूनियर असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए थे, इसके यूपी जीके के। जैसा कि हम उम्मीद लगा रहे थे, मैंने बार बार कहा था कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कई सारे क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आए थे यूपी जीके के। तो आप सोच सकते हैं कि जब जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, जिसमें पिछले पेपर्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आगे आने वाले यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में तो बहुत सारे आने वाले हैं। साथ के साथ ये क्लास वीईओ के लिए भी चलती है। आज फिर भूल गया, कल की तरह आज मैं फिर से भूल गया। सही, तो मैं वहां भी इस क्लास को शुरू करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, यूपी के टीचिंग एग्जाम के लिए। हाँ, बीईओ का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है मैंने कल से शुरू किया था करंट अफेयर पढ़ाना। यहाँ पे करंट अफेयर में हम सबसे पहले जो राज्य सरकार की प्रमुख स्कीम है हम उनके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं हम उनकी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, उन क्लासेस को यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, कल मैंने जो आपको कन्या सुमंगला योजना की जिसकी हम बात कर रहे थे, हाँ, कन्या सुमंगला योजना जिसको 7 फरवरी 2019 को शुरू करने की घोषणा की गई थी प्रदेश में। और यह तय किया गया कि ये महिला कल्याण विभाग के द्वारा शुरू की जाएगी। महिला कल्याण, हाँ मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो दूसरे नंबर की योजना थी कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। कन्या सुमंगला योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये 7 फरवरी 2019, 7 फरवरी 2019 को ये क्या किया गया, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई 7 फरवरी 2019। ठीक, आगे हम लोग अगर बात करें तो 2 मार्च 2019 को ये तय किया गया, क्या किया गया, 2 मार्च 2019 को ये तय किया गया कि हमारे राज्य का जो महिला कल्याण विभाग है, राज्य का जो महिला कल्याण विभाग है, क्या है भाई, राज्य का जो महिला कल्याण विभाग है, इसके द्वारा, राज्य के महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसको चलाया जाएगा, इसको शुरू किया जाएगा। और यह योजना प्रदेश में, 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गई। कब से लागू हुई? 1 अप्रैल
हाँ स्टार्ट हो चुकी है क्लास। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी क्लास फिर से शुरू हो चुकी है, तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब सारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। ये जो वेट करवा रहा था मैं आपसे, अब ये वेट आपका हो गया समाप्त। चलेगा, हम बात कर रहे थे कन्या सुमंगला योजना की। ये प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा 7 फरवरी 2019 को जो प्रदेश का 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई। यह 2 मार्च 2019 को यह तय किया गया कि प्रदेश के महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। आगे यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गई। जब वित्तीय वर्ष जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल से ही होता है। तो ये योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गई। ये माध्यम से 6 चरण में इस योजना के माध्यम से सरकार 15,000 रुपये उनको देती है। सरकार क्या देती है उनको? 15,000 रुपये देती है इस योजना में। 6 चरणों में सरकार उनको 15,000 रुपये का 15,000 रुपये की राशि देती है। लेकिन इसके बारे में ये है कि अगर किसी व्यक्ति की सिर्फ 2 ही बेटियां होंगी उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी। अगर 2 से ज़्यादा है किसी की तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। 2 बच्चियों तक ही ये लाभ मिलता है इस योजना का। किसका? कन्या सुमंगला योजना का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्या सुमंगला योजना प्रदेश में किसके लिए चलाई गई है या किस विभाग के द्वारा चलाई गई है, इसको शुरू कब किया गया, इसमें क्या होता है। तो बच्चियों की स्नातक की पढ़ाई के लिए 6 चरणों में उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है, जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। लेकिन ये योजना जो होती है इसमें जो लाभ दिया जाता है वो जिस परिवार में जिस माता पिता की सिर्फ 2 बच्चियां होंगी उनको मिलेगा। 2 से ज़्यादा होंगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि जैसे अगर किसी की भी 1 बच्ची है और अगली बार में 2 जुड़वा बच्चियां हो जाती हैं, अगली बार में क्या हो जाता है? 2 जुड़वा हो जाती हैं, तो टोटल 3 हो गई, तो फिर इनको इसका लाभ मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 2 से ज़्यादा है तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पहली बार में 1 बच्ची है और दोबारा में 2 जुड़वा बच्चियां हो जाती हैं तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ये लाभ उनको मिलेगा जिनके परिवार की अधिकतम आय, जिनके परिवार की अधिकतम आय, ठीक है, जिनके परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपए। हाँ हो गया, चलेगा। अब मुझे लग रहा है कि जो हाँ दोनों तरफ हो गया, बफरिंग नहीं हो रही होगी, चलेगा। तो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कन्या सुमंगला योजना से शुरुआत की थी। कल एक योजना करा चुका हूँ, आप उसको देख लेना 17-18 मिनट की क्लास में, अगर आपने देखा नहीं होगा कल की में। तो कन्या सुमंगला योजना की मैं बात कर रहा था। अब ध्यान से सुनो चीज़ों को। अब फाइनली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो कन्या सुमंगला योजना की बात कर रहा था और 1 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूँ। ये योजना प्रदेश में 2019 में शुरू हुई थी। 7 फरवरी 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया था और ये 2 मार्च 2019 से ये तय किया गया कि प्रदेश के महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसको शुरू कराया जाएगा। आगे 1 अप्रैल 2019 से ये लागू की गई और अधिकतम 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई। इसमें होता क्या है कि जो एक परिवार में जो बेटियां होती हैं उनकी स्नातक की पढ़ाई के लिए 6 चरणों में 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है अधिकतम जिनके पास 2 बेटी होती हैं। कितनी होती हैं? 2 बेटी होती हैं। तो 2 बेटी होती है उन्हीं को लाभ मिलेगा, 2 से ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन 1 बेटी है
पहले और दूसरी जो बेटी जुड़वा हो जाती है और 2 जो बेटियां हो जाती हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा, अर्थात फिर 3 होने पर भी लाभ मिलेगा। एक आप अपनी बेटी और एक किसी 2 आपकी अपनी बेटी हैं, तीसरी आप किसी को गोद ले लेते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये 3-4 केस हैं इनमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। आगे आते हैं, और आगे मैंने बात की थी कि अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो आपके परिवार की अगर मैक्सिमम आय 3 लाख है, मतलब 3 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से कम होनी चाहिए। अधिकतम 3 लाख तक हो सकती है, उससे ज़्यादा अगर होगी तो आपकी बच्चियों के लिए, आपकी बेटियों के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप याद रखना, आपकी बच्चियों के लिए इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आवाज़ मिसमैच हो रही है सर, देखना पड़ेगा यार। चलो आवाज़ ठीक आ रही है यार, परेशान मत किया करो फालतू में। तो जिनके परिवार की आय 3 लाख रुपए होगी उनको ये दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार पर 1200 करोड़ का भार होगा। 1200 करोड़ का वार्षिक बजट इस योजना के लिए दिया गया है। कितना? वार्षिक बजट इस योजना के लिए दिया गया है 1200 करोड़ का। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। ठीक है, एडोलसेंट गर्ल मतलब एक योजना है जिसका नाम है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, मतलब जो किशोरी होती हैं, अर्थात जिनकी उम्र 13, 14, 15 साल के आसपास होती है, इनको हम किशोरी कहते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 साल जिनकी उम्र होती है उनके लिए एक योजना है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। ठीक, राज्य सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। आगे बात आती है स्कीम फॉर, आगे तीसरे नंबर की जो योजना है वो है हमारी स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, हाँ, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, जिसको हम SAG कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? SAG कहते हैं। ये ऐसे भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन सिर्फ योजना को ऐसे लिख दिया जाता है कि SAG क्या है, SAG क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। SAG किस राज्य सरकार की योजना है, ऐसे पूछा जाएगा। SAG का फुल फॉर्म क्या है, SAG को शुरू किया कब किया गया, SAG किसके लिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इन पे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन पे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लास बार बार रुक रुक के हो रही तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो योजना है SAG स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, अर्थात जो उत्तर प्रदेश की जो किशोरी हैं, अर्थात जिनकी उम्र 10, 11, 12, 13 साल है, 11, 12, 13, 14 साल है, उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, उनके लिए इस योजना को चलाया गया। ये योजना शुरू की गई प्रदेश में 21 फरवरी 2019 को। कब की गई? 21 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत होती है। 21 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना की जो आय सीमा की बात करूं, मतलब जो आयु होती है, आयु एज की बात कर रहा हूं, इनकम की नहीं, आय की नहीं, आयु की बात कर रहा हूं। तो एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि 11, 12, 13 साल की जो बच्चियां होती हैं उनके लिए। आयु सीमा की अगर बात करूं SAG की, तो SAG की जो आयु सीमा है वो है 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक, कितने तक मेरे भाई? 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक इस ग्रुप में जो आयु सीमा होती है कि 11 से लेके 14 वर्ष की बच्चियों के लिए यहाँ पर लाभ दिया जाता है। और ये उन पर केंद्रित होती है जो 11 से 14 वर्ष की ऐसी किशोरी, ऐसी बच्चियां जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। जिन्होंने क्या कर दिया है? जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उनके उचित पोषण व देखभाल के लिए होता है। ठीक है, तो ये कौन इसका पात्र होता है? पात्र कौन सी बच्चियां होती हैं? 11 से 14 वर्ष की ऐसी बच्चियां जिन्होंने अपनी किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ रखी है, पढ़ाई जिन्होंने छोड़ दी है। क्योंकि अब आप कहोगे कि सर जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया उन्हीं के उचित पोषण के लिए क्यों? उन्हीं के उचित पोषण के लिए क्यों? तो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी राज्य सरकार उनको फ्री की एजुकेशन देती है, फ्री में शिक्षा देती है। तो राज्य सरकार ऐसे मान के चलती है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो जूनियर तक होते हैं जिनको फ्री में एजुकेशन दी जाती है। और
फ्री में जिनको एजुकेशन दी जाती है उनको आपको पता होगा मिड डे मील भी दिया जाता है, दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो मिड डे मील योजना है उन दोनों की कोलैबोरेशन, दोनों को की मिश्रित योजना है। कुछ हिस्सा उसमें केंद्र का होता है, कुछ हिस्सा राज्य का होता है। तो वहां पर तो आपको पोषण दिया जाता है, जो आपका आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, वो प्रदान किया जाता है आपको मिड डे मील के माध्यम से। लेकिन जो बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी हैं, जो स्कूल नहीं जाती, ऐसा लगता है सरकार को उनको उनके पोषण का ध्यान नहीं रखा जाता, उनके संतुलित आहार का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऐसी बच्चियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, जिन्होंने क्या कर दिया भाई, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके उचित पोषण व देखभाल के लिए, उनके उचित पोषण व देखभाल के लिए जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनके उचित पोषण, उनके उचित पोषण, ठीक है, उनके उचित पोषण व देखभाल के लिए, उनके उचित पोषण व देखभाल के लिए, क्योंकि बच्चियों की देखभाल रखना बहुत ज़रूरी होता है इस उम्र में, ठीक है। पढ़ाई जिन्होंने छोड़ दिया और उनकी देखभाल के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया। अब यहाँ पे होता क्या है, उचित पोषण के लिए जैसे कि सरकार ना इन बच्चियों को क्या देती है इस योजना के माध्यम से, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इस योजना के माध्यम से इनको दिया क्या जाता है, जैसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि काला चना क्या दिया जाता है इस योजना के माध्यम से। ऐसी बच्चियों को जो पढ़ाई छोड़ के बैठी हैं उनको काले चने दिए जाते हैं ताकि शरीर को संतुलित आहार प्राप्त हो। तो यहाँ पे काला चना दिया जाता है, अरहर की दाल दी जाती है, क्या दिया जाता है, अरहर की दाल देना शुरू किया है, ठीक है। काला चना दिया जाता है, अरहर की दाल दी जाती है, मोटे अनाज जैसे कि रागी वगैरह होता है, बाजरा ज्वार वगैरह होता है, तो उनके, और साथ के साथ देसी घी भी दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, देसी घी भी दिया जाता है ताकि शरीर में सभी प्रकार के पोषण की मात्रा संतुलित बनी रहे। तो इसमें देसी घी भी दिया जाता है, देसी घी भी दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वीरांगना दल का गठन भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वीरांगना दल का गठन भी किया गया है, वीरांगना दल का गठन भी किया गया है, ठीक है, दल का गठन भी किया गया है। और ये तय भी किया गया है कि प्रत्येक माह की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तय भी किया गया है कि प्रत्येक माह की 8 तारीख को, कितनी तारीख को, 8 तारीख को, हर महीने की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाएगा। हर महीने की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब चाहे वो अगस्त का महीना हो, चाहे वो अक्टूबर का महीना हो, चाहे वो कोई सा महीना हो, हर महीने की 8 तारीख को प्रदेश में किशोरी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हर महीने की 8 तारीख को प्रदेश में किशोरी दिवस मनाया जाता है। तो आप समझ गए इस योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, जो किशोरी होती हैं उनके लिए स्कीम है एसएजी, जिसमें 11 से 14 वर्ष की बच्चियों को जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनको पोषण आहार, संतुलित आहार दिया जाता है, जिसमें आपके काले चने हुए, जिसमें आपके काले चने के साथ साथ मोटे अनाज जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, साथ के साथ अरहर की दाल हुई, देसी घी हुआ, ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वीरांगना दल का गठन भी किया गया है और साथ के साथ ये तय किया गया कि हर महीने की 8 तारीख को हम किशोरी दिवस मनाएंगे। चलेगा, ये तो योजना थी। अब एक प्रोजेक्ट है सरकार का, और ये प्रोजेक्ट पिछली साल जब इलाहाबाद में प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा था, पिछली साल क्या था, प्रयागराज में अर्ध कुंभ था ना, 14 जनवरी से 4 मार्च तक लगा था ना। तो हुआ क्या था कि ऐसा पहली बार हुआ था कि इस अर्ध कुंभ में सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग की थी। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। सरकार ने इस अर्ध कुंभ में अपनी कैबिनेट मीटिंग की थी, पता है ना। तो इस कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया गया, और वो फैसला था गंगा एक्सप्रेस वे को लेके। किसको लेके था, गंगा एक्सप्रेस वे को लेके। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे को लेके था। अब ये गंगा एक्सप्रेस वे क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, और जो आपका जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। तो ये 29 जनवरी 2019 को 29 जनवरी 2019 को जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी कुंभ के मेले में, ये ऐसा पहली बार हुआ था। कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, क्या हुई थी, कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी आपके कुंभ के मेले में, ठीक है, अर्ध कुंभ, हम इसे कुंभ ही लिखते हैं, ठीक है, कुंभ के मेले में प्रयागराज, ठीक है, कुंभ में प्रयागराज में। तो ये तय किया गया कि प्रदेश में
प्रयागराज से लेकर और मेरठ तक एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा जो प्रदेश के पश्चिमी जिले को प्रयागराज से जोड़ेगा। प्रदेश के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज से जोड़ेगा। तो ये एक एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई जिसका नाम रखा गया गंगा एक्सप्रेस वे। और ये मेरठ से लेके मेरठ के बाद ये आपका बुलंदशहर वगैरह, बुलंदशहर, अमरोहा, हापुड़ होते हुए, बदायूं होते हुए, शाहजहाँपुर, कन्नौज होते हुए, शाहजहाँपुर, कन्नौज, कानपुर होते हुए सीधे कहाँ तक जाएगा, प्रतापगढ़, और आपके सीधे प्रयागराज तक पहुंचेगा। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं मेरठ से लेके प्रयागराज तक, तो ये तय किया गया है कि इसकी कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 600 किलोमीटर होगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित योजना है, भविष्य की योजना है, इसे शुरू कभी भी किया जा सकता है। तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 600 किलोमीटर की मेरठ से लेके प्रयागराज तक की लंबाई होगी। अभी भी बफरिंग हो रही है? नहीं हो रही ना? हाँ चलो, नहीं हो रही, चलो हाँ आगे बात करता हूं। और कुल लागत की अगर हम लोग बात करें कि इस पे कुल लागत कितनी आनी है, तो लगभग 36,000 करोड़ की लागत आनी है। कितने की आनी है? 36,000 करोड़ की अनुमानित लागत है इस योजना पर। कितनी है? अनुमानित लागत है। एक भाई कह रहा है कि इतना डीप, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं सर आप। अनुमानित लागत, भाई यही क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा कि गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा। मैंने और कौन सा इसमें बहुत डिटेल बता दिया जो आपकी समझ नहीं आया? कौन सा बता दिया भाई? ये चीज़ें कम से कम सुन लो, सुनने के बाद ही हो सकता है आप सही कर पाओ, हो सकता है आप सही कर जाओ एग्जाम में। आपको लग रहा है डिटेल में है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो भाई। अगर आपको लग रहा है कि डिटेल में है तो कोई बात नहीं है, मत पढ़ो। हाँ चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। और इसको आपने लिख लिया होगा गंगा एक्सप्रेसवे को, ठीक है। आगे है एक और योजना है, एक योजना है राज्य सरकार की ही। इस योजना को जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस योजना को जानना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। क्या है? विश्वकर्मा श्रम। अब आप श्रम से समझ पा रहे होंगे, अर्थात जो श्रमिक होते हैं प्रदेश के, क्या होते हैं? श्रम से आप समझ पा रहे होंगे जो प्रदेश के श्रमिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ हस्तकार, शिल्पकार श्रमिक होते हैं। तो इन सभी के लिए इस योजना को चलाया गया है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके अगर मैं बात करूं तो इसे शुरू किया गया 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। इसे हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी क्या होता है? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यही स्थापना दिवस है उत्तर प्रदेश का, 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन उस समय के जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे राम नाईक जी ने इसका उद्घाटन किया। राम नाईक जी ने इसका उद्घाटन किया, किसका? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का। राम नाईक जी ने इस योजना का उद्घाटन किया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का। ये योजना है किसके लिए? प्रदेश के जो बढ़ई होते हैं, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं उनको हम लोग बढ़ई कहते हैं ना। दर्जी जो होते हैं मतलब जो टेलर, कपड़े सिलने का काम करते हैं। टोकरी बुनकर होते हैं। सुनार होते हैं मतलब जो सोने का काम करते हैं। लोहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हलवाई होते हैं, मोची होते हैं। इन सभी के कौशल को और अच्छा करने के लिए या अपने छोटे छोटे उद्योग लगा पाएँ, इनके कौशल को निखार के उनको आजीविका उपलब्ध करा पाएँ, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। मान लो कोई हलवाई है, छोटा मोटा उसे काम आता है, उसको और ज़्यादा उसके कौशल को निखार के उसे कुछ वित्तीय मदद दी जाए ताकि वो बड़े पैमाने पर अपनी इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पर अपने उद्योग को स्थापित कर पाए।
तो इन सब की मदद करने के लिए, अब मान लो कोई बढ़ई है, कोई लकड़ी का काम करता है, तो वो लकड़ी के काम में भी और ज़्यादा कुशल हो जाए और बहुत अच्छे पैमाने पर वो अपने उस काम को फैला पाए। तो इसके लिए इसे शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है। तो चाहे आपका हलवाई हो, चाहे आपके मोची हो, चाहे आपके बढ़ई हो, चाहे आपका टेलर मतलब दर्जी हो, इन सब के लिए, सुनार हो, लोहार हो, इन सब के लिए इस योजना को शुरू किया गया है ताकि इनके कौशल को, इनके स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया था ना, तो इनके स्किल को और अच्छा बनाया जाए। यहाँ पे लोगों को ट्रेन भी किया जाए और बाद में उनको पैसा भी दिया जाए ताकि वो अपनी योजना को, अपने उद्योग को लगा सकें। तो इन सब को इस योजना के लिए चलाया गया। अब यही पूछा जाएगा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना निम्नलिखित में से किसके लिए चलाई गई है। ऊपर लिखा होगा वहाँ पर कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और प्रदेश के श्रमिकों के लिए। तो फिर आप क्या कहोगे? तो श्रमिकों के लिए पता होना जरूरी है ना, या फिर शिक्षक, महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, या फिर लिख देगा हलवाई के लिए, मतलब जो श्रमिक होते हैं उनके लिए। तो आपको वहाँ पे पता होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ ठीक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एक पहले से केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना चल रही है, मुद्रा लोन, राज्य सरकार मदद करेगी कि उसको मुद्रा लोन के माध्यम से उसे ऋण मिल जाए और उस ऋण को वो इस योजना में लगा सके, तो मुद्रा लोन के माध्यम से क्या किया जाता है, उनकी सहायता की जाती है इस योजना के माध्यम से, ठीक है, सहायता की जाती है। कुछ मार्जिन मनी भी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। कुछ मुद्रा लोन के अलावा मार्जिन मनी जो होती है आपकी, वो भी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है इन लोगों को। साथ के साथ जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो राज्य सरकार ही उसका वहन करती है इस योजना के माध्यम से। तो अब इस योजना को आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसको शुरू किया गया था पिछले साल 24 जनवरी 2019 को। इसको शुरू करने वाले थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी। राम नाईक ने इसको शुरू किया था। ये शुरू की गई प्रदेश के जो श्रमिक होते हैं उनके स्किल को और अच्छा किया जा सके। एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं आपको याद रखना, उनके स्किल का और उनके स्किल को और चमकाया जा सके और डेवलप्ड की जा सके और उनकी स्किल के आधार पर उनकी इंडस्ट्री को, उनके उद्योग को लगाया जा सके। और लगाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, तो पैसा मुद्रा लोन के माध्यम से उनको दिलाया जाए। पैसा मुद्रा लोन, क्योंकि मुद्रा लोन पहले से चलाई जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, अब इस लोन के माध्यम से उनको पैसा दिलाया जाए। ये थी आपकी योजना। ये क्या थी? आपकी योजना थी। हाँ, लोग कह रहे हैं कि इंडिया जीत गई। तो भाई अगर इंडिया जीत गई तो अब तो आ जाओ। हाँ, इंडिया अगर जीत गई तो अब तो आ जाओ। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप वो भूल गए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ऐप भूल गए। ऐप पे कल क्लास होगी हमारी, ठीक है भाई, ऐप पे हमारी कल क्लास होगी। चलिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। और आगे एक और योजना है हमारी, इसको भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार की एक और योजना है, सॉरी राज्य सरकार की, ठीक है, राज्य सरकार की एक और योजना है। इस योजना के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कल हमारी एप्लीकेशन पे क्लास होगी, डोंट वरी। कल हमारी एप्लीकेशन पर क्लास होगी, तो डोंट वरी, ठीक है भाई। हाँ, निधि सैनी जी, एप्लीकेशन पर हमारी क्लास होगी कल, ठीक है। हाँ चलेगा, हाँ, एप्लीकेशन पे कल क्लास होगी। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। हाँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। चलो, ये योजना है किसके लिए? ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये है किसके लिए? ये है जो प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं। अब जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, ठीक है, क्या है, देखो सरकार कितना कर रही है, शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए भी सरकार ने योजना चला रखी है। वो क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मतलब
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, या ऐसे भी कह सकते हैं इसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें ऐसे लोग आएंगे जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होगी, जिनको नौकरी नहीं मिली है लेकिन वो शिक्षित हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष की होगी, इन्हें यहाँ पर ऐसे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि ये लोग बहुत सारी उद्योग लगा सकते हैं। तो जब इनमें से कोई व्यक्ति इस प्रकार का उद्योग लगाएगा तो उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उसे 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उसे 25, इधर दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है, राज्य सरकार की ओर से उद्योग लगाने के लिए इस योजना के माध्यम से उसे 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता, किसी सर्विस क्षेत्र में काम करना चाहता है, जैसे कि कोई छोटा सा टेंट हाउस खोलना चाहता है या फिर कोई छोटी सी अन्य प्रकार की दुकान रखना चाहता है जहाँ से किसी लोग की वो सेवा कर सकता है, ठीक है, जहाँ से किसी लोग की सेवा कर सकता है। जैसे हमारे कंप्यूटर केंद्र होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार की सेवा करने वाला कोई सेक्टर होता है जो उद्योग में नहीं आता। तो सेवा क्षेत्र में अगर वो काम करना चाहता है तो उसे भी राज्य सरकार पैसा देगी, उसे भी राज्य की सरकार पैसा देगी 10 लाख रुपए। कितने देगी? 10 लाख रुपए। देखो 25 लाख रुपए तो उद्योग लगाने के लिए, अगर आप छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर आप सेवा के क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं, टेंट हाउस खोलना चाहते हैं, कंप्यूटर केंद्र खोलना चाहते हैं, किसी अन्य प्रकार के किसी रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको केंद्र की सरकार, कोई स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको राज्य की सरकार, सॉरी केंद्र की सरकार नहीं क्योंकि राज्य की योजना है, तो आपको राज्य की सरकार क्या देगी? 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, 10 लाख रुपए का आपको ऋण प्रदान करेगी। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि इसको, अब आपने कह दिया कि शिक्षित बेरोजगार होने चाहिए, तो किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? कम से कम आप 10th पास होना चाहिए इस योजना में। कितना होना चाहिए? कम से कम आपका 10th पास होना ज़रूरी होता है इस योजना में, तभी आपको ये इस योजना का लाभ मिल सकता है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो, ये उनके लिए जिनको नौकरी नहीं मिलती, आपको तो नौकरी मिल जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, नौकरी लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, सच बात है नौकरी लेना। ठीक है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। देखो, अगर हम ये कहते हैं ना कि नौकरी लेना मुश्किल नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत इंसान कर सकता है, मेहनत करना बहुत मुश्किल नहीं है। नौकरी लेने तो बात की बात है, मेहनत से नौकरी मिलती है, और मेहनत करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि 2 हाथ हैं अच्छे से, 2 पैर होते हैं अच्छे से, 2 आँख होती हैं, दिमाग होता है, कान होते हैं, और खाने को मिल जाता है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगर फिर भी मेहनत, इतना सब होते हुए भी मेहनत आप नहीं कर सकते तो फिर नौकरी नहीं बनती आपके हिस्से में, आपके हिस्से में फिर नौकरी नहीं बनती। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, आपके हिस्से में फिर नौकरी नहीं बनती। आगे चलते हैं हम लोग। एक और इम्पॉर्टेंट योजना है जिसे हम मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के नाम से, हाँ, सुपोषण घर योजना के नाम से हम इसको जानते हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। इसके माध्यम से है क्या कि प्रदेश में 28 मुख्यमंत्री घर सुपोषण योजना घर बनाए गए हैं। सुपोषण घर प्रदेश में क्या किया गया है? 20 नवंबर 2018 को ये योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 20 नवंबर 2018 से योजना शुरू हुई थी, 2018 से। और इसके माध्यम से क्या किया गया? 20 नवंबर 2018 की इस योजना के माध्यम से किया गया कि प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाए गए। ब्लॉक स्तर पर, अर्थात जो विकास खंड होता है हमारा, तो ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाए गए। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाए गए। सुपोषण होता है अच्छा पोषण, अच्छा आहार, सुपोषण घर बनाए गए। क्या किया गया? ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रदेश में 28 सुपोषण घर बनाए गए।
घर बनाने की मंजूरी दी गई या घर बनाए गए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इस योजना के माध्यम से जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, क्या होता है, अति कुपोषित बच्चों को प्रत्येक ब्लॉक और जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनमें ये घर बनाए जाएंगे, उनमें ये घर बनाए जाएंगे और वहाँ पर अति कुपोषित बच्चों पर प्रति माह 16,800 रुपये का खर्चा किया जाएगा एक घर पर। 16,800 रुपये का एक घर पर खर्चा किया जाएगा, जिससे जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको आहार दिया जाए, सुपोषण लिखा है ना, उनको आहार दिया जाए। प्रदेश उस ब्लॉक स्तर के छांटे जाएंगे उनमें से कि जो ब्लॉक के अति कुपोषित बच्चे हैं उनको लिया जाए। ये तो शुरुआत की गई थी 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर से। प्रदेश में होगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे शुरू किया गया था 20 नवंबर। होगा क्या कि ब्लॉक स्तर पर घर बनाए जाएंगे सुपोषण घर, उनमें से जो अति कुपोषित बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे होंगे, उनके लिए उस घर में पोषण दिया जाएगा, सुपोषण दिया जाएगा, अच्छा आहार दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, अच्छा आहार दिया जाएगा। लेकिन इस योजना की अगर बात करें तो योजना की अवधि जो है आपकी जनवरी 2019 से लेके 2020 तक है। उसके बाद इस योजना का जनवरी 2019 से लेकर ये योजना पहले ही तय कर ली गई थी कि मार्च 2020 तक है, मार्च 2020 तक है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, इसमें ब्लॉक स्तर पर सुपोषण घर बनाए जाएंगे। शुरुआत की गई 28 सुपोषण घरों से प्रदेश में 20 नवंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया जाएगा कि ब्लॉक स्तर पर और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके स्तर पर बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा और जो ब्लॉक स्तर पे अति कुपोषित बच्चे होंगे, सबसे ज़्यादा कुपोषित मतलब कुपोषण से ग्रस्त होंगे, उनको रखा जाएगा यहाँ पर, उनको अच्छे पोषण के लिए काम किया जाएगा। और एक घर के लिए लगभग बजट होगा 17,800 प्रति महीने का, 16,800 रुपये प्रति महीने का उनके लिए बजट होगा। तो इस योजना की और अगर अवधि की बात करें तो जनवरी 2019 में शुरू हुई, जनवरी 2019 से शुरू होगी, क्योंकि ये 20 नवंबर को ये मंजूरी दी गई, इस योजना को मंजूरी दी गई और ये जनवरी 2019 से शुरू होगी और मार्च 2020 तक चलेगी। उसके बाद हो सकता है आगे इसको कंटिन्यू किया जाए या और ज़्यादा बनाए जाएं। मैंने बताया ना पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ 28 घर बनाए गए, आगे ऐसा किया जाएगा। अभी जो पायलट प्रोजेक्ट का टाइम है वो मार्च 2020 तक है, फिर इस पर रिव्यू किया जाएगा और उसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। हाँ, आगे कंटिन्यू उसको किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। हाँ, आगे हम लोग कल अब इसके बाद हम लोग कल अब डिस्कस करेंगे। हाँ, हम लोग कल इसके बाद कल डिस्कस करेंगे। तो हाँ, मैं बता देता हूं आपको, टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल हैं। एक है आपका परीक्षागढ़, क्या है, एक आपका परीक्षागढ़ चैनल पे मैंने देखा था कि कल से और आज तक हमारे सब्सक्राइबर ही कम हो गए। मुझे लगता है कि 2-4 लोगों ने, शायद हो सकता है 10-20-100 लोगों ने अपना टेलीग्राम ही डिलीट कर दिया, उससे कम हो गए। तो परीक्षागढ़ को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर है, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बाकी सर पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? पायलट प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जिनको प्रयोग के तौर पर लॉन्च किया जाता है, जिनको देखा जाता है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, ऐसे प्रोजेक्ट को हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ, घराने की पीडीएफ आपको यही मिलेगी। टेलीग्राम है टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर। ठीक है, टेलीग्राम लिंक है टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर, और 2-3 चैनल आते हैं, ऐसे नाम सर्च करोगे तो आप टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर के नाम से। मैं आपको बता देता हूं आप कैसे पहचानेंगे। 939 अभी सब्सक्राइबर हो रखे हैं और एग्जामपुर का उस पर लोगो लगा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो अभी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा समाप्त नहीं हो जाता। आज आप में से बहुत सारे लोग आए नहीं यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप छुट्टी कर सकते हैं? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप छुट्टी करके भाग जा रहे हैं।
तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप मैच देखने में लगे हुए हैं, भाई मैच से सवाल उस दिन नहीं आएगा जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होंगे, और जबकि उसके अपोजिट एक ऐसी क्लास चल रही थी जिससे आप पढ़ के उस एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते थे। तो दोनों में से आप किसे चुनेंगे, यह आपकी मर्जी है। उसको चुनेंगे जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, या फिर उसको चुनेंगे जिससे आपका बेहतर भविष्य होने वाला है। मैं मानता हूं मैच देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी फिर भी पढ़ाई को देना चाहिए। किसको देना चाहिए, पढ़ाई को देना चाहिए। मैं वो भी नहीं कह रहा कि मैच नहीं देखना चाहिए, मैच देखना खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी हो तो अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। ठीक है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई है। हाँ जी, पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी। जैसे ही तैयार होती है मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ। तो थैंक यू। क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर एंड एग्जामपुर को। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।